नमस्कार दोस्तों। तो आज की डेट है 13 जुलाई और स्वागत है आपका निर्मम सुपथ चैनल में। तो आज के द इम्पोर्टेंट द हिंदू के एडिटोरियल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो आज जो है 7 आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर सारे एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएंगे, तो इसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और दूसरे पार्ट में जो है कल के हमारे 2 आर्टिकल छूटे हुए थे, तो उनमें से एक को कवर करने की कोशिश करेंगे आज, तो एक को कवर करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग जो 7 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं उनको देख लीजिए। पहला, अभी भारत और फिलीपींस दोनों ही देशों की जो है 5वीं मीटिंग हुई है, बाइलेटरल मीटिंग। तो उसमें जो बातचीत हुई है, 75 साल पूरे हो गए हैं फिलीपींस के साथ में जो हम लोगों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके। तो उसमें इंडिया ने जो एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो एक बार स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है फिर से चाइना को, साउथ चाइना सी रीजन को लेकर के। दूसरा, जो सीबीआई और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो प्रवर्तन निदेशालय है, तो उनके प्रमुखों को जो सरकार एक्सटेंशन देती जा रही है लगातार उनकी सेवा में, मींस उनके रिटायर होने का टाइम आ गया लेकिन उनको रिटायर नहीं कर रही है, उनको बार बार जो है उनकी सेवा समय को बढ़ा दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन आया, उसको लेकर के एक आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल जो है नीदरलैंड में माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर के है, कि जो लोग वहाँ पे माइग्रेंट पहुँच रहे हैं, कुछ रिफ्यूजीज़ हैं और माइग्रेशन का लेवल भी वहाँ बढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हुई और नीदरलैंड में जो वहाँ के पीएम हैं उनको रिज़ाइन देने की स्थिति आ गई, उन्होंने रिज़ाइन दिया फिर, और उससे वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होने की कंडीशन खड़ी हो गई है। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल है। और चौथा आर्टिकल जो है वो है नीदरलैंड जो है वो 482 चीज़ें लौटा रहा है, जिनमें से कुछ इंडोनेशिया की हैं और कुछ श्रीलंका की, जो जब उपनिवेश बना रखा था उन्होंने इंडोनेशिया और श्रीलंका को, तो उस समय वहाँ से जो चीज़ें वो लूट के ले गए हैं, उनमें से 482 चीज़ें जो है इंडोनेशिया और श्रीलंका को लौटा रहा है। तो एक बार जो है ब्रिटेन और भारत के संदर्भ में भी, चूंकि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, तो भारत से भी जो भी लूट के ले गए हैं ब्रिटेन वाले, तो उस पर लौटाने को लेकर के एक आर्टिकल है। और लौटाने के अलावा क्या क्या और ऑप्शन हो सकते हैं उनके प्रायश्चित करने के, तो इस चीज़ को लेकर के एक आर्टिकल लिखा गया है, शशि थरूर जी ने लिखा है। वो भी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, लेकिन ये है कि डिस्कशन कर लेते हैं एक बार उसको। 5वां आर्टिकल जो है सीपीआई बास्केट के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट जो है, आपको पता होगा 2 इंडेक्स आती, होलसेल प्राइस इंडेक्स आती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आती है। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर के आर्टिकल है एक, कि किस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट जो है उसमें जो भी प्रोडक्ट शामिल हैं वो प्रोडक्ट इन्फ्लेशन के रेट्स को ओरिजिनली छुपा ले रहे हैं। इस पर एक आर्टिकल है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 6वां आर्टिकल जो है वो ये है कि आप देखते होंगे कि जैसे ही जरा सी भी कंडीशन कहीं किसी रीजन में ख़राब होती है, जैसे अभी मणिपुर में वायलेंस को लेकर के, तो तुरंत गवर्नमेंट सबसे पहला स्टेप क्या लेती है कि इंटरनेट बैन कर देती है। और इंटरनेट बैन करने में बहुत सारी फैसिलिटीज़ से लोग जो है डिप्राइव हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, और बहुत लोगों के बहुत से काम रुक जाते हैं। तो इस पर कुछ दिन पहले एक और आर्टिकल भी आया था, तो उस आर्टिकल को और आज वाले आर्टिकल को मिला करके हम लोग जो है सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या पार्शियल जो बैन है वो पॉसिबल है ऐप्स के ऊपर, कि पूरी तरीके से बैन ना हो, जिससे नॉर्मल लाइफ की जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो चलती भी रहें, मीन्स पूरी तरीके से इंटरनेट जो है शट डाउन ना किया जाए। इस पर एक आर्टिकल है। और एक आर्टिकल जो है, अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बिल को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, जो कि अभी मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा संसद में। तो किस तरीके से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी और फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस होंगी और उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस पर एक आर्टिकल है। तो इतने आर्टिकल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है, साउथ चाइना सी का इशू और इंडिया फिलीपींस रिलेशनशिप में जो नए कदम उठाए गए हैं, उनसे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है चाइना को, उसको लेकर के है। तो इसमें कुछ 2 टर्म्स हैं। एक तो आसियान, तो बहुत फॉर्मल कंट्री, आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में लगभग सबको ही पता रहता है, लेकिन ओवरऑल एक थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं हम लोग 2 चीज़ों का। और एक दूसरी बॉडी की बात आएगी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो इन दोनों के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को देख लीजिए आप। ये जो है एक नॉन यूएन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेग में लोकेटेड है, हेडक्वार्टर हेग में है। हेग आप जानते हैं नीदरलैंड की राजधानी है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो नॉन यूएन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हेग में लोकेटेड है। और ट्रेडिशनल सेंस में जैसे जुडिशियल कोर्ट होते हैं, ये उस तरह नहीं है।
इसे 2 कन्वेंशंस के थ्रू बनाया गया है। एक कन्वेंशन जो है 1899 का है और एक कन्वेंशन जो है 1907 का, मीन्स एक 1907 का, एक 1899 का, और दोनों ही कन्वेंशन जो है उनको हेग कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, और जिनका काम था डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, मीन्स पैसिफिक रीजन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट होंगे उनको रिजॉल्व करने के लिए इस बॉडी को उन कन्वेंशंस के अंदर बनाया गया है। ठीक है, मीन्स 2 मीटिंग हुई, एक 1899 में हुई, एक 1907 में हुई, और उन मीटिंग्स के बेसिस पे जो है इस बॉडी को बनाया गया। और ये बॉडी हालांकि बन गई थी 1899 में ही। और ये झगड़े निपटाती किनके किनके बीच है, तो जो सदस्य देश हैं, अभी फ़िलहाल इसके शायद 122 सदस्य हैं, अभी आगे आ जाएगा देखिएगा। तो झगड़े निपटाती किनके किनके बीच है, एक तो जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच, दूसरा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो उनको भी निपटाने का काम करेगी, तीसरा अगर प्राइवेट पार्टीज हैं तो उनके बीच में भी झगड़े को निपटाने का काम करेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में भी अगर कोई झगड़ा है पैसिफिक रीजन में तो उस डिस्प्यूट को भी सेटल करने का काम करेगी ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये ध्यान रखिएगा, जबकि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। उसके बाद आप आगे देखिए कि कौन कौन से मामले निपटाती, किस किस तरीके के मामले निपटाएगी अगर देशों से रिलेटेड, तो टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज, अगर बाउंड्रीज को लेकर के और टेरिटोरियल इलाके में बाउंड्रीज को लेकर के, मीन्स चाहे ज़मीनी सीमा की बात हो चाहे समुद्री सीमा की बात हो, अगर कोई मामला आता है तो उसको निपटाएगी। सोवरेंटी, अगर कोई संप्रभुता से संबंधित मामला है, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, मीन्स अगर कहीं इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई मामला है तो उसको भी जो है निपटाती है। और इसके अलावा इंटरनेशनल एंड रीजनल ट्रेड, ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यापार के जुड़े मामलों को भी सुलझाती है। WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये WTO से अलग है। ठीक है, और ये भी जो है इंटरनेशनल ट्रेड को के रिलेटेड मामलों को सुलझाती है। उसके बाद आप आगे देखिए, तो 2 उससे बना 122 स्टेट इसके मेंबर, ये बता चुके हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस में से ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके बाद आप देखिए, ये जो है दुनिया में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए बनाई गई सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, और इसको पहली हेग पीस कॉन्फ्रेंस में 1899 में स्थापित किया गया। दूसरा आप देख रहे होंगे हेग पीस कन्वेंशन जो है वो 1907 में थी, और इस जो एग्रीमेंट है इनके नाम है एक तरीके से कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, दोनों का नाम वही है। हेग पीस कॉन्फ्रेंस जो हुई है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, तो 1899 का जो कन्वेंशन था उसी में कुछ संशोधन किए गए 1907 में मीटिंग करके। इसके अलावा इसकी जो मेन बॉडी है जो मतलब एक तरीके से इसको लीड करने का काम करती है तो वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है वो जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनके डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनती है, जो वहाँ पे राजदूत वगैरह रहते होंगे एम्बेसी में, तो उनसे मिलकर के बनती है। और इसका जो अध्यक्षता करते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की, तो अध्यक्षता करते हैं नीदरलैंड के विदेश मंत्री, या वहाँ का विदेश मंत्रालय जो है वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आसियान के बारे में बात कर लिए तो ये 10 सदस्य देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं सारे के सारे, और इनकी पॉपुलेशन जो है लगभग 60 करोड़ के आसपास है इन 10 देशों की मिला करके, और 4.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है ये कवर करते हैं, मतलब 45 लाख किलोमीटर स्क्वायर। पूरी दुनिया का एरिया कितना है पता है आप लोगों को? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो 45 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो केवल आसियान देशों के क्षेत्रफल में आता है। इसके अलावा जो है जो साझा इनकी जीडीपी है वो है 10.2 ट्रिलियन, भारत की जीडीपी नियर अबाउट इस समय $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। तो इनकी जो जीडीपी है टोटल 10.2 ट्रिलियन थी 2022 में, और ये जो है 6.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा है। मीन्स 6.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वर्ल्ड की जीडीपी कितनी है इस समय किसी को पता, आप लोगों को पता होगी कि नहीं? तो 2022 में देखिए ये नियर अबाउट 104 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी। इस समय जो है 110 या 11 है, 111 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ग्लोबल जीडीपी की बात कर रहे हैं। ट्रिलियन डॉलर का मतलब आप समझते ही होंगे, 1000 अरब को 1 ट्रिलियन बोलते हैं। ठीक है, 1000 अरब को 1 ट्रिलियन बोलते हैं। तो जैसे भारत की अगर जीडीपी जो है 3.5 मीन्स 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, इसका मतलब है कि 3,500 अरब डॉलर है। ओके, उसके बाद आसियान का जो हेडक्वार्टर है
वो आप देख लीजिए कहाँ है, जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी है ये। और ये बना था 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड। और मेंबरशिप की बात करें तो 10 देश जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैप में भी एक बार देख लेंगे हम लोग। पहले 10 देशों के नाम देख लीजिए आप। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। देखिए वो नाम तो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे जो दक्षिण पूर्व एशिया है, तो इसके मैप को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए तो आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया की जो मुख्य भूमि है एशिया की दक्षिण पूर्वी, उसमें आप देखिए कि दो दीवालों जैसे काम कर रहे हैं दो देश। तो जो पूरब दिशा में अंतिम देश है वो है वियतनाम, और जो पश्चिम दिशा में अंतिम देश है वो पड़ रहा होगा म्यांमार। तो म्यांमार भी आप देख रहे होंगे, एक पीला पीला जो दिख रहा है आपको, तो ये पूरा नीचे तक दो पीले दिख रहे हैं। देखिए जो गहरा पीला है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो सबसे किनारे पे है, तो नीचे तक पूरी पतली सी पट्टी आ रही है। दूसरी तरफ आप देखिए पर्पल कलर में ये वियतनाम है, वियतनाम की पतली सी पट्टी। तो इन दोनों ने एक तरीके से पूरा कवर कर रखा है। और इसके बाद में बीच में बाकी के देश हैं, तो आप देख रहे होंगे म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है। और उसके बाद नीचे आप देखिए तो थाईलैंड का कुछ हिस्सा पतला सा होकर नीचे आया, उससे लगा हुआ ये मलेशिया है। मलेशिया के बाद वहीं बगल में छोटा सिंगापुर है। सिंगापुर के बाद बगल में आप जो ज़मीन देख रहे होंगे नीली नीली, ये मलेशिया है ना। मलेशिया के बाद आप ऊपर उधर देखिए तो वो फिलीपींस दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से जो है 10 देश शामिल हैं। यही 10 देश जो है उसमें हैं आसियान में। और आसियान के पूरे नाम की अगर आप बात करें तो नाम है इसका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसके बाद साउथ चाइना सी की जो बात अभी हम लोग करने वाले हैं, तो साउथ चाइना सी को एक बार आप जो है थोड़ा सा मैप में देख लीजिए तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कि आप ये जो लाल लाल लाइन देख रहे होंगे, साउथ चाइना सी बड़ा बड़ा दिख रहा है, आप देख रहे होंगे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। वियतनाम की राजधानी दिख रही है हो ची मिन सिटी, और हो ची मिन सिटी के बाद में आप देखेंगे तो साउथ चाइना सी का एरिया है। नीचे मलेशिया की राजधानी दिख रही है कुआलालंपुर, ठीक है। उसके नीचे सिंगापुर दिख रहा होगा आपको, फिर बगल में ब्रुनेई दिख रहा होगा, ये भी आसियान का सदस्य। आसियान के बारे में भी क्यों बताया, ये जब आप आर्टिकल देखेंगे, अभी बात करेंगे हम लोग, तब से लास्ट में आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से इंडोनेशिया, ऊपर आपको फिलीपींस दिख रहा होगा। ये लाल लाल जो लाइन दिख रही है, रेड लाइन जो दिख रही है, इसको कहते हैं 9 डैश लाइन। तो ये 9 डैश लाइन के भी बारे में अभी जो है आर्टिकल में बातचीत होगी, क्योंकि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक डिसीजन दिया था। फिलीपींस ने एक पिटीशन फाइल की थी, और उस पिटीशन फाइल करने के बाद जो है इस बात पर जो केस था, उस केस पे फैसला दिया जब पीसीए ने, अब हम लोग उसको जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को पीसीए बोलेंगे, तो पीसीए ने जो फैसला दिया उस फैसले में जो है 9 डैश लाइन के बारे में भी बात आई है। तो ये 9 डैश लाइन है। इस 9 डैश लाइन के अंदर के सारे साउथ चाइना सी को चाइना ये कहता है कि इसके ऊपर हमारा जो है ऐतिहासिक अधिकार है, हिस्टोरिक राइट है हमारे, तो इसलिए ये सब का सब हमारा है, बाकी किसी का नहीं है। जबकि आपको पता है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट होता है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर देश की मुख्य सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक का समुद्री क्षेत्र जो है उसकी आंतरिक सीमा में आता है। तो इस तरीके से जो ये साउथ चाइना सी का एरिया है, इसमें कुछ ऐसे आइलैंड्स भी हैं, उन आइलैंड्स को लेकर के बड़ा विवाद रहता है कि हमारी सीमा में पड़ते हैं, चाइना कहता है हमारी सीमा में पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपस में जो झगड़ा है, तो चाइना वहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं उन पर जो है कुछ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, प्लस कुछ मिलिट्री बेसिस भी बना रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ले करके जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं वो चाइना से परेशान हैं। और साथ में अब चूंकि आप देखिए कि ये जो है ये इम्पॉर्टेंट वाटरवे है शिप्स के आने जाने के लिए, तो जो शिप्स आते जाते हैं व्यापार के लिए उनको आने जाने की स्वतंत्रता जो है वो बाधित हो रही, मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वर्ल्ड की वो भी बाधित हो रही हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो ये 9 डैश लाइन देख लीजिए आप, इसमें आप 2 आइलैंड देख रहे होंगे, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इनमें छोटे छोटे कई आइलैंड हैं। ऊपर दिख रहा होगा आपको नॉर्थ में पैरासेल आइलैंड, और उसके बाद उसके नीचे आप दिख रहे होंगे साउथ चाइना सी के बगल में लिखा हुआ स्पार्टली आइलैंड्स। तो ये दोनों आइलैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और भी कई आइलैंड हैं। चलिए तो अब हम जो है आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा आज का आर्टिकल कि क्वाइट डिप्लोमेसी
कुड ईज साउथ चाइना सी टेंशंस, मीन्स जो साउथ चाइना सी में तनावपूर्ण वातावरण है, जो टेंशंस हैं उनको कम किया जा सकता है थ्रू द क्वाइट डिप्लोमेसी, मीन्स बातचीत के द्वारा। क्वाइट डिप्लोमेसी का मतलब जो है डायलॉग मैकेनिज्म स्थापित करके कोई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बना के, लास्ट में सजेशन भी देते हैं राइटर। तो अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि इंडिया फिलीपींस की अभी जो है 5th मीटिंग हुई ज्वाइंट कमीशन की, इंडिया फिलीपींस ज्वाइंट कमीशन की 5वीं मीटिंग हुई फॉर द बाइलेटरल कोऑपरेशन, द्विपक्षीय सहयोग के लिए नई दिल्ली में। और इसमें कई सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन हुए और भारत फिलीपींस दोनों ने अपने कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष सेलिब्रेट किए। अब इसके बाद आगे कहते हैं कि साउथ चाइना सी के इशू पर देखिए भारत और फिलीपींस के बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए। तो कौन कौन से? एक तो मनीला में जो है भारत अपना रेजिडेंट डिफेंस अटैच ऑफिस बनाएगा, मतलब कुल मिला के आप ये समझिए कि एम्बेसी में एक तरीके से सेना के लोगों की तैनाती थोड़ी और बढ़ाएगा वहाँ पे, मीन सेना के लोगों को भी तैनात करेगा वहाँ पे। बूस्टिंग कोऑपरेशन बिटवीन द कोस्ट गार्ड्स ऑफ द टू कंट्री, दोनों देशों के कोस्ट गार्ड्स के बीच में जो है सहयोग बढ़ेगा, जो एग्रीमेंट हुए उनके थ्रू। इसके बाद कुछ नेवल एसेट्स को जो है वो फिलीपींस एक्वायर कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है इंडिया से अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब आप समझ लीजिए कि एक बार में, अब देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका दोस्त जो है आपसे आकर के बोलता है कि हमें 100 रुपये दे दिया करो महीने में, तो आप उसको बोलोगे कि तुम्हें 100 रुपये अगर एक साथ देंगे तो तुम सारा उड़ा लोगे। हम तुमको ऐसा करेंगे कि टुकड़ों में पैसे देंगे, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम ले सकते हो। तो जब ज़रूरत पड़ेगी आएगा और महीने में मैक्सिमम तुम्हें 100 रुपये देंगे, लेकिन हम तो मतलब ये हुआ कि 100 रुपये का उधार देंगे लेकिन टुकड़ों में देंगे। तो वैसे ही लाइन ऑफ क्रेडिट का सिस्टम है कि एक तरह का लोन है जो एक बार में ना देके कई बार में थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। तो अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट जो है फिलीपींस एक्वायर करेगा नेवल एसेट्स इंडिया से। और इसके अलावा जो कुछ ट्रेनिंग और ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होंगी मिलिट्री के लेवल पर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, तो उन मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिजास्टर रिस्पॉन्सेज के लिए जो है कुछ एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करेंगे दोनों देश। और इसके अलावा जो है मैरीटाइम डायलॉग के लिए भी एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करेंगे। और ये जो कमेंसिंग है मैरीटाइम डायलॉग की बात आती है। और इसके अलावा जो सबसे मोस्ट नोटेबल डेवलपमेंट हुआ है तो मैरीटाइम हाईवेज को लेकर के एक एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ है, इंडिया और फिलीपींस के बीच में। अब आप समझिएगा कि मैरीटाइम हाईवेज का मतलब क्या हुआ कि समुद्र में से होके जो रास्ता जाता है वो मैरीटाइम हाईवेज हुआ। उसको लेकर के जब साइन करते हैं, क्योंकि वो साउथ चाइना सी से ही होके निकलता है रास्ता, और साउथ चाइना सी जो है उस पर अधिकार जताता है चीन। तो जब इंडिया ने फिलीपींस के साथ साइन किया तो एक तरह से चाइना को ये स्ट्रांग मैसेज गया कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समुद्री क्षेत्रों के संबंध में पालन करता है। और एक बार जो है ये मतलब स्ट्रांग मैसेज गया कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है इस बात को इग्नोर कर रहे हो, मीन्स हमारा भी ध्यान है साउथ चाइना सी की तरफ। तो यही बात ऑथर जो कहते हैं कि इंडिया रीइटरेटेड इट्स कंसिस्टेंट पोजीशन, कि हमारा जो स्टैंड था वो आज भी है साउथ चाइना सी को लेकर के, कि समुद्री क्षेत्र जो है वो अंडर द अंक्लोज ही रूल किए जाएंगे। अंक्लोज जो है वो इंटरनेशनल लॉ है सी के लिए। तो और साथ में हमने एक तरीके से स्पष्ट रूप से जो 2016 का आर्बिट्रल अवार्ड था पीसीए का साउथ चाइना सी के बारे में, उसको पूरी तरीके से मान्यता दी इस एग्रीमेंट के थ्रू। और इसके बाद में ये बात चलती है कि फिलीपींस ने जो है केस किया था, उस केस की पीसीए में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद जो चाइना हालांकि उसमें शामिल नहीं हुआ, केस में जो है प्रस्तुत नहीं हुआ, क्योंकि 2013 में ही उसने जो है पीसीए से अपने आप को अलग कर लिया था, तो फॉर्मल तौर पे। तो जब औपचारिक रूप से पीसीए की सदस्यता को उसने छोड़ दिया तो उसके बाद फिर वो जो है उसमें शामिल ही नहीं हुआ जब केस किया फिलीपींस ने। लेकिन उसके बावजूद भी जो अंक्लोज है, जो यूनाइटेड कन्वेंशन ऑफ लॉ फॉर सी हैं, तो उनमें ये रेगुलेशन बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी जो है वो प्रस्तुत नहीं भी होती है तो ये कोई आधार नहीं होगा कार्यवाही बंद करने का, मीन्स कुल मिला के कार्यवाही की जाएगी। द अब्सेंस ऑफ ए पार्टी और द फेलियर ऑफ ए पार्टी टू प्रेजेंट इट्स केस शैल नॉट बी अ बार टू द प्रोसीडिंग्स को किसी भी तरीके से नहीं रोका जाएगा। तो फाइनली पीसीए ने जो है 12 जुलाई 2016 को अपना डिसीजन दिया, और डिसीजन देकर के उसने ये कहा कि चाइना जो कुछ भी कर रहा है परेशान करने के लिए, जो लोग परेशान हो रहे हैं, तो चाइना की एक्टिविटीज़ जो है साउथ चाइना सी में वो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं।
चाहे उसने फिलीपींस के मछुआरों को रोकने की कोशिश की हो, या फिर जो अपने मछुआरों को फिलीपींस की सीमा के अंदर भेज दिया हो, या फिर फिलीपींस की कोई रिसर्च या डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रोकने की कोशिश की हो, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, या फिर अपने हिस्टोरिक राइट्स की जो बात करता है, ये तो उन्होंने पीसीए ने कहा कि ये जो है ये टोटली इलीगल है, इसके कहीं कोई किसी प्रकार के साक्ष्य कहीं मौजूद नहीं है कि ऐसा कहीं कुछ है कि हिस्टोरिक राइट है चाइना का। पर इस डिसीजन में एक बात जो बाकी रह गई थी वो ये थी कि इस पूरे डिसीजन में पीसीए ने ये बात कहीं भी नहीं बोली कि चाइना जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहा है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ किसी भी तरह से इलीगल हैं। तो इसलिए चाइना अभी भी जो है अपने मिलिट्री बेसिस और जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको साउथ चाइना सी के आइलैंड्स में लगातार आगे बढ़ाता चला जा रहा है। और अपने डिसीजन में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, तो मींस एक मिसचीफ रीफ करके एक जगह है, तो उस मिसचीफ रीफ को लेकर के जो है पीसीए ने मतलब अपने डिसीजन में इंक्लूड किया। बाकी के और किसी आइलैंड पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में कहीं कुछ भी नहीं बोला है। साथ में जो है पीसीए ने ये बोला कि ये चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं ये सीरियस रिस्क ऑफ कोलिजन को बढ़ाती है, मींस आपसी टकराव के गंभीर खतरे को जन्म देने वाली हैं, और कोई लीगल बेसिस नहीं है इसके हिस्टोरिक राइट्स को असर्ट करने वाला। उसके बाद आगे ऑथर कहते हैं कि साउथ चाइना सी जो है वो एक गेटवे और जंक्शन है फॉर शिपिंग पैसिफिक और इंडियन ओशियन के बीच में। अगर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में कोई आना जाना है किसी को, तो साउथ चाइना सी जो है एक महत्वपूर्ण गेटवे और जंक्शन है। लेकिन चाइना के साथ किसी भी तरह का टकराव जो है वो रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक डेंजर की तरह है, और अगर किसी तरीके से कोई भी मामला ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है तो ये ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद कहते हैं कि डिसीजन भले ही दिया हो पीसीए ने, लेकिन चाइना ने अपना स्टैंड नहीं बदला, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं बदली। चाइना अभी भी अपनी एक्टिविटीज़ को उसी तरीके से आगे लेकर के चल रहा है। और लेकिन ऐसी स्थिति में भी इंडिया ने जो है अपनी प्रतिबद्धता को साउथ चाइना सी में जो भी उसका स्टैंड है उस स्टैंड को लेकर के दोबारा एक बार से अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उसके बाद ऑथर जो है आगे का रास्ता बताते हैं, कहते हैं कि सारे देशों को आपस में बातचीत करके कोई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए जिससे ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल सिक्योरिटी दोनों ही सुरक्षित बनी रहें। और उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहते हैं कि आसियान के कंधों पर ये जिम्मेदारी ज़्यादा आती है, क्योंकि आपने देखा आसियान जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको जैसे हमने बताया कि 60 करोड़ जनसंख्या है, लगभग जो है 45 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, प्लस 6.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को होल्ड करते हैं। तो आसियान के ऊपर ये ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि थ्रू क्वाइट डिप्लोमेसी कोई ऐसी मैकेनिज्म बना ले जो कि लीगली बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट हो फॉर द साउथ चाइना सी। यहाँ पे ये आर्टिकल हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद आते हैं आज के अपने दूसरे आर्टिकल पर, जो कि है वीकनिंग ऑटोनॉमी। इनका कहने का यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ समय पहले जो है वर्डिक्ट दिया था कि जो रेयर और एक्सेप्शनल केसेस हैं, उन रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में किसी संस्थान के जो प्रमुख हैं उनको जो है सेवा विस्तार दिया जा सकता है, मीन्स एक्सटेंशन दिया जाता है सर्विस के दौरान, दे सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि बाद में एक अध्यादेश लेकर के आए, और अध्यादेश लाने के बाद उन्होंने जो है जो सीबीसी एक्ट है और एक जो है दिल्ली पुलिस स्थापना को लेकर के एक्ट है, उन दोनों एक्ट में जो है अध्यादेश के माध्यम से संशोधन कर दिया। और जो सीबीआई और ईडी के प्रमुख हैं उनका जो कार्यकाल 2 साल का निश्चित था, उस 2 साल के कार्यकाल को जो है बढ़ाकर 5 साल जो है कर दिया। अब इसके बाद जो है मैटर ये उछल के आया कि अगर 5 साल कर दिया तो जो लोग अभी 2 साल के लिए थे तो उनको पहले सेवा विस्तार दिया जा चुका है, अब आगे और भी सेवा विस्तार दिया जा रहा है। तो इस तरह से उन्हें हर साल एक एक करके 3 बार 1-1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन फाइल हुई कि इससे क्या हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उनकी स्वायत्तता पर जो है प्रभाव पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है सरकार को फटकार लगाई इस बात पे कि आपने ये मतलब हमारा जो डिसीजन था, इस डिसीजन को एक तरीके से मिसयूज़ करने की कोशिश की है। और ये जो आप कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी का फंडामेंटल राइट जो है इससे वायलेट नहीं हो रहा है, तो आपकी जो एजेंसीज़ हैं वो एजेंसीज़ अगर चुन के लोगों को टारगेट बना रही हैं, चुने हुए लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं, चुने हुए लोगों के यहाँ रेड कर रही हैं, तो ये कैसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है। और इसी के तहत जो प्रवर्तन निदेशालय है, उस प्रवर्तन निदेशालय के जो इस समय प्रमुख हैं उनका नाम है मिस्टर मिश्रा, SK मिश्रा नाम है इनका। तो इनको कोर्ट ने कहा कि आप 31 जुलाई के तक अपना जो पद है वो छोड़ दीजिए, अब आपको एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
साथ ही इस आर्टिकल में एक टर्म आ रहा है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ने अपना रखी है इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, कोर्ट का ऐसा मानना है। तो कैरेट और स्टिक पॉलिसी का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी को अपने लाभ के अनुसार जो है उसकी यथास्थिति पर बनाए रखना है एक तरह से। मीन्स अगर वो हमारे मन का बताया काम करता है, मीन्स हमारी इच्छा के अनुरूप अगर काम करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको जो है परेशान करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो इसको भी कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये एक्सटेंशन जो आप लगातार देते जा रहे हैं और अपने मन मुताबिक काम करा रहे हैं ईडी और सीबीआई से, ये एक तरीके से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। और 2021 के अध्यादेश के माध्यम से जो दोनों एक्ट में यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, दोनों में जो सुधार किया गया है तो उसको जो है कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उसको निरस्त कर दिया कि ये जो है ये गलत है। साथ में आप देख रहे होंगे लास्ट में ये जो है द फाइंडिंग दैट द अमेंडमेंट्स डू नॉट वायलेट एनी फंडामेंटल राइट्स, इट क्वाइट सरप्राइजिंग, कि आप ये कितना चौंकाने वाली बात कह रहे हो कि किसी के फंडामेंटल राइट जो है वायलेट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जो है चुन चुन के लोगों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ करा रहे हो तो इसमें लोगों के फंडामेंटल राइट ही वायलेट हो रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आप देखिए लिखा हुआ द कोर्ट्स एंडोर्समेंट ऑफ ए टेन्योर एक्सटेंशन सिस्टम, मीन्स जो न्यायालय है, न्यायालय ने रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस के लिए अनुमति दी थी सर्विस एक्सटेंशन देने की, लेकिन डिज़ाइन टू अंडरमाइन देयर इंडिपेंडेंस इज़ नॉट कंड्यूसिव टू द रूल ऑफ लॉ। लेकिन हुआ क्या कि इसका इस्तेमाल जो है सरकार ने जो संस्थान हैं उनकी स्वतंत्रता को अंडरमाइन करने के लिए कर लिया, जो कि किसी भी तरीके से विधि के शासन के लिए लाभकारी नहीं है या हितकारी नहीं है। तो ये जो है कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनके 2021 के अध्यादेश को। इस अध्यादेश को लेकर काफ़ी शोर शराबा भी मचा हुआ था। उसके बाद आते हैं हम लोग आज के अपने तीसरे आर्टिकल पे, जो कि माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर के है नीदरलैंड में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के मार्क रूटे, तो मार्क रूटे को जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से। और रीज़न क्या था आप देखिए कि ये जो है एक रिफ्यूजी पॉलिसी लेकर के आए थे, और इस रिफ्यूजी पॉलिसी में जो है दो तरीके के लोगों के लिए इन्होंने प्रोविज़न किए, एक अस्थायी व्यवस्था थी, एक स्थायी व्यवस्था थी। तो जो लोग अभी भी संघर्ष की स्थिति में फंसे हुए हैं किसी क्षेत्र में, तो उनके लिए अस्थायी व्यवस्था की थी इन्होंने। और जो लोग इस समय आ गए हैं क्रॉस करके और लेकिन फिर भी किसी तरीके की परेशानियों से अभी गुजर रहे हैं, फ्लीइंग परसिक्यूशन मीन्स अ टेम्परेरी वन फॉर दोज फ्लीइंग कन्फ्लिक्ट्स एंड द परमानेंट वन फॉर दोज फ्लीइंग परसिक्यूशन, इनको लेकर के जो है एक पॉलिसी बनाई थी। तो 2 टियर की ये पॉलिसी थी, और साथ में इसमें एक प्रोविज़न इन्होंने डाला था। उस प्रोविज़न की वजह से प्रॉब्लम हो गई। ये प्रोविज़न क्या था कि जो भी लोग पहले से मीन्स जो रिफ्यूजी वहाँ पहुँच गए हैं वो अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट नहीं कर सकते अगले 2 साल तक। मीन्स 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा आपको अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट करने के लिए। मतलब सपोज़ करिए कि अगर नीदरलैंड की सीमा के अंदर कोई एज ए रिफ्यूजी इस समय रह रहा है और उसके बच्चे जो है, खास तौर से ये बच्चों को लेकर ही इशू उठा है कि बच्चे मान लीजिए अभी जो है कन्फ्लिक्ट रीजन में ही है, इधर नहीं आ पाए, और लेकिन वो अपनी फैमिली को यहाँ लाना चाहता है। तो नीदरलैंड की गवर्नमेंट ये प्रपोजल ला रही थी कि 2 साल तक जो है आप अपने बच्चों को इधर नहीं ला सकते, 2 साल तक उन्हें वेट करना पड़ेगा। देखिए इसका रीज़न क्या था। इसका रीज़न वास्तव में ये है कि जो माइग्रेंट्स हैं, तो माइग्रेंट्स या रिफ्यूजीज़, देखिए माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ में अंतर होता है, ठीक है। तो रिफ्यूजी जो हैं वो रिफ्यूजी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जो हाउसिंग कैपेसिटी है वहाँ नीदरलैंड में, वो हाउसिंग कैपेसिटी में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। मीन्स अच्छे से लोग वहाँ रह भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फैमिलीज़ को रीयूनाइट कैसे होने दें, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए जो है इन्होंने ये रखा था कि अगले 15 महीने के अंदर हम इन जो हमारी कैपेसिटी है हाउसिंग की, इस हाउसिंग की कैपेसिटी को हम बेटर कर लेंगे, उसके बाद जो है आप अपनी फैमिलीज़ को रीयूनाइट कर सकते हो। लेकिन जो वहाँ की संसद है नीदरलैंड की, उस संसद ने इस बात का विरोध किया। इवन संसद ने क्या विरोध किया, जो इनकी पार्टी थी, जैसे गठबंधन में सरकार बनती है तो उसी तरीके से वहाँ नीदरलैंड में गठबंधन सरकार बनी हुई थी। तो जो इनके गठबंधन में थे उन्हीं लोगों ने जो है इस प्रपोजल का विरोध कर दिया। बाकी इसके बाद ऑथर जो है आगे कहते हैं कि देखिए
यूरोप में इस समय जितने भी देश हैं यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने रिफ्यूजीज़ को लेकर के जो भी पॉलिसी है तो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ को अपना रखा, मीन्स कठोर नीतियां बनाई हुई, और इन कठोर नीतियों के आधार पर ही इस समय जो है पूरे यूरोप की सरकारें चल रही हैं। कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं, जैसे कि अब देखिए माइग्रेशन की कंडीशन आप देख लीजिए कि 2022 में 21,000 से ज़्यादा जो शरणार्थी हैं वो वहाँ पहुँचे हैं ईयू में, यूरोपियन यूनियन में, जो कि वहाँ पर शॉर्ट अजाइलम मीन्स शरण के मांग रहे हैं, एक तरीके से वहाँ पे शरण लेने के लिए पहुँचे हैं। जबकि ओवरऑल जो माइग्रेशन फिगर है वो 4 लाख है, 4 लाख लोग जो है माइग्रेट होकर के वहाँ पहुँचे हैं। माइग्रेशन में क्या नॉर्मल पीपल भी हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया से चले गए, तुर्की से चले गए, किसी भी देश से वहाँ जा रहे हैं। जबकि ये जो रिफ्यूजी हैं ये संघर्ष वाले क्षेत्रों से जो है भाग भाग के वहाँ पहुँचते हैं। तो ठीक है, ऐसे आप देख रहे होंगे जो यूरोप के पास में ही जो वेस्ट एशिया का रीजन है, उस वेस्ट एशिया के रीजन में लगातार कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं। तो टर्की हुआ, सीरिया हुआ या इराक हुआ, इस तरीके की जगहों से निकल निकल के लोग जो है यूरोप में जाते रहते हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि जो यूरोप में सरकारें हैं वो इस समय वैसे ही ये शरणार्थियों से संबंधित नीतियों को लेकर के पूरी तरह से हिली डुली हुई हैं। कुछ एग्जांपल देते हैं कि जैसे फ्रांस में आप देखेंगे कि अभी इलेक्शन हुआ है वहाँ पे, तो इमैनुअल मैक्रोन जो है हालांकि जीत गए हैं, लेकिन जो मरीन ले पेन उनके साथ में मीन्स उनके अपोजिशन में खड़े होकर लड़ रहे, तो कहते हैं कि बहुत जरा सा ही अंतर से जो है मरीन ले पेन हार गए, नहीं तो वहाँ भी सरकार पलट ही गई होती। इटली का एग्जाम्पल देते हैं कि इटली में भी जो है एक नियो फासिस्ट सरकार आ गई है। फासिस्ट जो है एक तरह की आइडियोलॉजी है और तानाशाही आइडियोलॉजी समझिए आप इसको, तो अगर उसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं तो उसको नियो फासिस्ट कहने लगेंगे। तो जो नियो फासिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी सरकार आ गई है इटली में। इसके अलावा तीसरा एग्जांपल देते हैं कि जो ग्रीस है, ग्रीस में इस समय जो है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ गई है क्रियाकोस मित्सोताकिस की। तो इस तरीके से वहाँ पे सरकारों में या जो चुनाव हो रहे हैं उनमें सरकारें बदल रही हैं, यानी जो दल पहले सरकार में था वो दल अब नहीं रह गया है। तो जो शरणार्थियों को लेकर के नीतियां हैं यूरोप में सभी देशों की, वो इस समय एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई हैं। और मिस्टर रूटे जो है यही कोशिश कर रहे थे कि ये जो एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स है इसी का लाभ वो भी उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको जो है ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने जो है उनका साथ नहीं दिया। आगे राइटर जो है बे फॉरवर्ड में ये बताते हैं कि यूरोप के सारे देशों को मिलकर के जो है एजाइलम सीकर्स के लिए, शरणार्थियों के लिए जो शरण लेने आए उनके लिए मिलकर के एक अलग माइग्रेशन आर्किटेक्चर को बनाना चाहिए। और उस माइग्रेशन आर्किटेक्चर के साथ साथ में जो वहाँ पे लिविंग और हाउसिंग क्राइसिस हैं, इन क्राइसिस को और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इन सभी को रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से उन शरणार्थियों पर भी ये आरोप लगता रहता है कि चूंकि ये शरणार्थी हमारे देश में आ रहे हैं इसलिए हमारे देश की इकोनॉमी में, हाउसिंग कैपेसिटी में, लिविंग में, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद हम लोग आज का अपना चौथा आर्टिकल देखते हैं। तो ये शशि थरूर जी ने लिखा है। तो इसमें आप देख लीजिए कि नीदरलैंड जो है 484 चीज़ें लौटा रहा है श्रीलंका की और इंडोनेशिया की। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है इंडोनेशिया की हैं, श्रीलंका की ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो आप देख लीजिए लौटा क्या क्या रहा है। तो एक तो लौटा रहा है इंडोनेशिया का लोम्बोक ट्रेजर। लोम्बोक ट्रेजर का मतलब आप समझ लीजिए कि इंडोनेशिया में जो पहले राजा का महल था, उस राजा के महल में रखी हुई चीज़ें थीं तो उसको लोम्बोक पैलेस बोलते थे। लोम्बोक पैलेस से जो चीज़ें चुरा के क्या लूट के ले गए, तो उन लूटी हुई चीज़ों को लोम्बोक ट्रेजर कहा जा रहा है। उस महल में रखे सामान को जो लूट के ले गए तो वही लौटाने वाले हैं। तो उसमें कई सारे प्रीशियस स्टोन्स हैं, मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर की ज्वेलरी, मतलब गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है लोम्बोक ट्रेजर के अंदर हैं। दूसरा जो श्रीलंका को लौटाने वाले हैं, तो श्रीलंका को एक डेकोरेटेड ब्रॉन्ज एंड गिल्ट कैनन ऑफ कैंडी टू श्रीलंका, मीन्स एक कोई तोप होगी, किसी विशेष तरीके की आर्टिफैक्ट है, मीन्स कलाकृति बनी हुई है, तो वो श्रीलंका को लौटाने जा रहे हैं। तो इसी में जो शशि थरूर जी हैं वो ये कहते हैं कि शुड कॉलोनियल कंट्रीज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू कल्चरल आर्टिफैक्ट्स एंड प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स दैट वर स्टोलन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्पीरियल डोमिनेशन और एक्नॉलेज देयर मिस अप्रोप्रिएशन एंड रिटर्न दैम टू देयर ओरिजिनल होमलैंड्स। तो यहाँ पे ये सवाल उठाते हैं कि जिन देशों ने दूसरे देशों को अपना अपना उपनिवेश बना रखा था और उपनिवेश बनाने के दौरान जिस तरीके की वहाँ से लूट की है, जिन चीज़ों को लूटा है, तो क्या अभी भी उन्हें उन लूटी हुई चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए या फिर जिन देशों से वो लूट के लाए थे उन देशों को लौटा देना चाहिए। तो इसी सवाल के आंसर में आगे जो है ये पूरा आर्टिकल लिखते हैं। फाइनली जो है बात आती है ब्रिटेन की। तो चूंकि इंडिया के रेफरेंस में इंडिया ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, तो ब्रिटेन की जब बात आती है तो ये कहते हैं कि ब्रिटिश जो है, देखिए कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके गए हैं, कि एल्गिन मार्बल्स जो लेकर के आए थे
एक ग्रीक में मीन्स एथेंस में, यूनान में जो एक मंदिर है उसका नाम है पार्थीनॉन टेम्पल। तो पार्थीनॉन टेम्पल से एल्गिन मार्बल्स लेकर के जो आए थे, उन एल्गिन मार्बल्स को आज तक नहीं लौटाया है। ऐसे ही इजिप्ट से जो है रोजेटा स्टोन लेकर के गए हैं, वो आज तक नहीं लौटाया है। या फिर इन्होंने अभी तक लौटाया है केवल अफ्रीका में एक देश है नाइजीरिया, तो उस नाइजीरिया को इन्होंने बेनिन ब्रॉन्ज लौटाए हैं, जो इन्होंने 1897 में वहाँ से लूटे थे। ऐसे ही भारत का जो कोहिनूर डायमंड है वो वहाँ ब्रिटेन की रानी के मुकुट में लगा हुआ है। और अमरावती स्तूप के जो कुछ प्रस्तर मूर्तियाँ हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मूर्तियाँ हैं पत्थर की बनी हुई, तो वो मूर्तियाँ ये ले गए हैं, वो अभी तक नहीं लौटाई हैं। तो इस बारे में ऑथर कुल मिला के फाइनली ये कहना चाहते हैं, सारी बातचीत से जो कंक्लूजन निकल के आता है बस वो ये निकल के आता है कि वास्तव में उपनिवेश बनाया है जिस समय देशों को, तो उपनिवेश बनाने के दौरान आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और इस कला के या संस्कृति के स्तर पर हर तरीके से अपने उपनिवेश को क्षति पहुंचाई ही है। और क्षति का जो स्तर है पहुंचाने का वो इतना ज़्यादा था कि उसको आज कोई भी देश अगर चुकाने की कोशिश करे तो किसी भी तरीके से चुका नहीं सकता। अगर आप जो है हमें धन भी वापस कर देते हैं तो धन भी वापस करने से वो जो ह्यूमिलिएशन हुआ है ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन, जिस समय हम उपनिवेश रहे, वो किसी भी तरीके से उसको जो है कवर नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के ऑथर का कहने का मतलब है कि जिनके हम कॉलोनी रहे हैं तो वो अब कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे उस समय हमारे साथ जो अत्याचार किए गए या हमारे सामाजिक ढांचे को जो छत विछत किया गया, उसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती है। तो एटलीस्ट कम से कम जो हमारे कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जो सांस्कृतिक चिन्ह हैं, उन्हें तो लौटा देने की इन लोगों के ऊपर जो है नैतिक दायित्व तो बनता है इनका, ये मोरल ऑब्लिगेशन है इनका कि ये अपनी कॉलोनीज़ को जो जो चीज़ें वहाँ से लूट कर ले गए हैं वो उनको लौटा दें।